हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेंस का क्वेश्चन पेपर जो हुआ था 8 अप्रैल का सिफ्ट 2 वाला। तो सिफ्ट 2 वाला पेपर डिस्कस करेंगे। पेपर ऑलमोस्ट इजी था, दो चार क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, बट हम लोग ओवरव्यू देखें तो क्वेश्चन पेपर इजी माना जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का, इसमें दिया हुआ है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इस पर ध्यान दीजिए, ये स्फेरिकल शेल के अंदर ये पॉइंट चार्ज मूव कराया गया है, ठीक। तो वर्क डन 0 होगा, ये कह रहे हैं, ठीक है। और रीजन दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज कांस्टेंट। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल V अगर आप लिखते हैं तो ये होता है K Q बाई रेडियस। तो K ऑब्वियसली कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट दिया ही हुआ है, स्फेरिकल शेल है तो रेडियस भी कांस्टेंट है। तो हम लोग को पता है कि स्फेरिकल शेल के अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है। मोरोवर हम लोग ये भी जानते हैं वर्क डन जो होता है टू मूव अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज क्यू डेल्टा वी। तो भाई अगर यहां पर v कांस्टेंट है तो डेल्टा v 0 होगा और देयरफॉर वर्क डन 0 आएगा। हेंस देखिए आप, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और अकॉर्डिंगली करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। देयरफॉर फोर्थ ऑप्शन दिया गया है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि एक ब्लॉक है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, आप इसको समझिए। तो एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है इस तरह से, ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा हुआ है एक हॉरिजेंटल स्मूथ प्लेन पर। गिवन इंफॉर्मेशन है कि स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ, देखिए ब्लॉक का मास m2 kg दिया हुआ है, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ यहां पर लिखा हुआ नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज 2 मीटर। नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का 2 मीटर है। तो मान लीजिए कि अभी ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ पर है। तो आपको पता है नेचुरल लेंथ पर स्प्रिंग तो फोर्स लगाएगी नहीं, तो इस ब्लॉक पर फोर्स नहीं लग रहा होगा, यानी ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। और जहां पर इक्विलिब्रियम होता है एसएचएम के लिए उस पॉइंट को हम लोग मीन पोजीशन कहते हैं। तो आपको फिर पता हो गया कि इस वॉल से मीन पोजीशन का जो डिस्टेंस है वह नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 2 मीटर है। वॉल से मीन पोजीशन 2 मीटर दूर हुआ। अब आगे ये कह रहे हैं कि इस ब्लॉक को आप 1 मीटर डिस्प्लेस कर दो। तो 1 मीटर मान लीजिए कुछ यहां पे आया, 1 मीटर डिस्प्लेस हम लोग कर देंगे इस ब्लॉक को। तो 1 मीटर डिस्प्लेस किया और यहां से इसको रिलीज किया, ठीक। तो यहां से u बराबर 0 से मान लीजिए रिलीज किया आपने। ओके, तो देखो यहां पर स्पीड 0 होता है, उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। हेंस हम लोग को क्या क्या पता हो गया, एम्पलीट्यूड जो है वह 1 मीटर आ गया, ठीक है ना। अब ओमेगा निकालते हैं। एसएचएम के लिए ओमेगा होता है अंडर रूट ऑफ के बाई एम। के कितना गिवन है, के इज 200 और एम इज 200 बाई 200, 100 का रूट आ गया 10, ओमेगा हो गया 10। अब हम लोग से पूछा ये गया है कि ये ब्लॉक का वेलोसिटी आप दीवार से किसी भी डिस्टेंस x पर जब ये ब्लॉक हो तो बताइए। तो एसएचएम याद करिए, एसएचएम में हम लोगों को वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x पता होता है, लेकिन वो x क्या होता है, वो x होता है मीन पोजीशन से डिस्टेंस। लेकिन यहां से दीवार से डिस्टेंस दिया है, तो चलिए सिंबल बदल लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूं, ये देखिए, ये मान लीजिए ब्लॉक का मीन पोजीशन था, यहां पर वॉल था। अब ब्लॉक एम्पलीट्यूड से छोड़ा गया
मान लीजिए ब्लॉक कभी यहां पर आया, ट्रेवल करते करते इसका वेलोसिटी हम लोग को v चाहिए। तो हम लोग एसएचएम में जब इक्वेशन लिखते हैं तो हम लोग ये डिस्टेंस लेते हैं, मीन पोजीशन से डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट। लेट से ये y है, तो ये मीन पोजीशन से वॉल कितना दूर था, 2 मीटर, है ना। और ये अगर आप y मान रहे हैं, ठीक, तो यह डिस्टेंस x आप पता कर सकते हैं, देन कितना हो जाएगा x प्लस वाई 2 मीटर है, ठीक है ना। x प्लस वाई 2 मीटर है, तो आपको एक y का वैल्यू एक पता चल गया, 2 माइनस एक्स, तो y इज एक्चुअली 2 माइनस एक्स, ठीक। अब वेलोसिटी v लिखिए, v क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ना, ठीक है। तो v होता है ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट यानी वाई स्क्वायर, वैल्यू रख देना है बस। तो v इक्वल टू हो गया ओमेगा का वैल्यू 10 अंडर रूट में एम्पलीट्यूड कितना आया था, कितना डिस्प्लेस करके रिलीज किए थे, 1 मीटर, तो एम्पलीट्यूड 1 हो गया, a इज 1 माइनस वाई स्क्वायर, वाई कितना है 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये पूरे का रूट रहेगा बिकॉज रूट तो लगा ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये आंसर है। देखिए आंसर कौन सा आया, फिर बी ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है ना, 10 1 माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक। देखिए 10 देन 1 माइनस 2 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चन बेटर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, 2 kg का एक बॉडी है भाई, मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और इंटर्स अ कांस्टेंट फोर्स फील्ड, 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है उस पर पॉजिटिव z डायरेक्शन में। तो देखिए ये फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये फोर्स जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो आप चाहें तो इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। तो यू कैन यूज v बराबर u प्लस ए टी, ये भी आप यूज कर सकते हैं। v हम लोग को फाइंड आउट करना है, u गिवन है 3i प्लस 4j, ये हो गया u। एक्सेलरेशन क्या होता है भाई, फोर्स बाय मास, फोर्स कितना है 6, डायरेक्शन k कैप, मास कितना है 2, तो ये हो गया फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन और टाइम कितना दिया हुआ था टाइम आई थिंक इसमें मिस प्रिंटेड है, टाइम यहां पर लिखा हुआ नहीं है, टाइम गिवन है, टाइम गिवन था 5/3 सेकेंड्स, यहां होना चाहिए 5/3 सेकेंड्स, ये प्रिंटेड नहीं है, होना चाहिए 5/3 सेकेंड। तो 5/3 सेकेंड जेई के पेपर में था, वही लिख दे रहा हूं मैं 5/3 सेकेंड। तो बस देखिए ये आ गया v इज इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 6 और 6 कैंसल 5k कैप, ये आंसर है। एंड देयरफॉर फर्स्ट ऑप्शन है, आसान है ना ये, v बराबर u प्लस ए टी लगाना है विथ एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास, टाइम गिवन है, टाइम गिवन है, घबराइए नहीं, टाइम गिवन है 5/3 सेकेंड गिवन था, ओके। तो आसान क्वेश्चन ही माना जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 200 मीटर्स इन अ पूल, किसी 200 मीटर हाइट से पानी गिर रहा है, तो पानी गिरने से क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा पानी। तो अब ये कहना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो पोटेंशियल एनर्जी पानी लूज करेगा, मान लीजिए वही हीटिंग में जा रहा है, तो पानी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा। तो हम लोग लगाएंगे हीट कितना बनेगा, जितना पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हुआ, ये ऐसा मानना है हम लोगों को, ठीक, mgh देन, और ये लिखेंगे आप एम एस डेल्टा टी, ठीक, एम से एम कैंसल, डेल्टा टी का वैल्यू आ गया जी एच बाई एस, बस तो वैल्यू रख लीजिए, जी 10 है, एच पता है एच 200 है, एस भी दिया ही हुआ है, तो बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, 10 इंटू एच का वैल्यू 200 अपॉन 4 टू
0.00। ठीक, कैलकुलेट करिए, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, लेंस का सवाल है। एक तो ले रहे हैं ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स भी दिए हुए हैं भाई। कॉन्वेक्स सरफेस इज अपवर्ड एंड फिल्ड विथ अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। तो 1.3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक लिक्विड फिलअप कर दिया गया है। अब आपसे पूछा यह जा रहा है कि द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, द फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम, यानी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को पहले तो समझना है कि क्या कंडीशन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में कंडीशन ऐसे है, देखिए ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ये बना लेता हूं मैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, इसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है म्यू इज इक्वल टू 1.5। अब इसमें लिखा हुआ है द कॉनकेव सरफेस इज अपवर्ड्स। देखिए कॉनकेव सरफेस मैंने ऊपर रखा है, और आफ्टर दैट क्या हुआ, इसमें लिक्विड इज फिल्ड, यहां पर आपने एक लिक्विड भर दिया इस तरह से, ये लिक्विड आपने फिलअप कर दिया, इसमें लिक्विड आपने फिलअप कर दिया है। ठीक, तो ये लिक्विड का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, म्यू का वैल्यू 1.3। फाइनली ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम का आप फोकल लेंथ बताइए। सिंपल है, आप एक लेंस मानिए, दूसरा लेंस मानिए, और दोनों लेंस को कांटेक्ट में रखिए। लेंसेज इन कांटेक्ट का फॉर्मूला यूज करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए मैं मान लेता हूं इसको लेंस नंबर 1 और इसको मान लेता हूं लेंस नंबर 2। ठीक है, लेंस नंबर 1 के लिए हम लोग लिखेंगे 1/f1। क्या लगा रहा हूं मैं लगा रहा हूं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो 1/f1 होता है म्यू रिलेटिव, तो बाहर तो एयर ही है, देयरफॉर म्यू रिलेटिव 1.5 माइनस 1 म्यू रिलेटिव। देन आगे क्या होता है 1/r1 माइनस 1/r2, r1 r2 गिवन है, तो 1 अपॉन माइनस 30 माइनस 1 अपॉन माइनस 20। ठीक है ना। तो ये आपने सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं, कैलकुलेट कर लीजिए। कैलकुलेट करने के बाद ये आ रहा है 1/120। तो 1/f1 आपने निकाल लिया। इसी तरह से सेकेंड लेंस के लिए 1/f2 निकालिए। कैसे भाई, लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है, कुछ नहीं। क्या होता है लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू मीडियम माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस मेकर फॉर्मूला ही यूज करना है। तो मैंने क्या किया, म्यू लेंस का वैल्यू रखा, म्यू मीडियम तो 1 ही है, बाहर एयर है, r1 r2 गिवन था, ये 30 20 गिवन था। ठीक है ना। तो इसी r1 r2 का वैल्यू रखा, सिंप्लीफाई किया, 1/f1 आ गया। इसी तरह से 1/f2, इसका म्यू दिया 1.3, तो 1.3 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, इसके लिए भी करिए आप। तो इसके लिए देखिए, एक तो प्लेन सरफेस हो गया ये वाला ना, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होगा, तो 1/इनफाइनाइट माइनस, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है 30, तो ये हो गया -30। ठीक, तो ये कैलकुलेट करिए, ये कैलकुलेट करके आ रहा है 1.3 माइनस 1.3 0.3/30, 3/300 आ रहा ना, ये तो 0.3। ठीक है, ये कुछ आ गया इस तरह से 1/100 ही है वो। ठीक है, नाउ हम लोग देखेंगे अब अब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/f1, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक, तो आपको क्या करना है, 1/f1 1/120 हो गया, और प्लस ये तो क्या है 1/100 है, 3/300 मतलब 1/100। इसको लिख लीजिए आप क्या,
5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो 5/600, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी लिखता हूं 6 से मल्टीप्लाई करके 6/600, तो क्या आ गया 11/600। ठीक है, तो देयरफॉर 1/f 11/600, f कितना हुआ 600/11। तो देखिए है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही, और ऐसे सवाल आपको क्लास में कराए भी जाते हैं, तो जाना पहचाना क्वेश्चन है, बट क्योंकि इतना कुछ करना है इसलिए थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन बोला मैंने इसको। उतना भी हम लोग इसको आसान नहीं बोलेंगे, कम से कम कैलकुलेशन तो है ही, हालांकि जाना पहचाना क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो आप करते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही आसान है। इसमें क्या है, मोनोटॉमिक गैस है, इसका गामा दिया हुआ है, हम लोगों ने इसको स्टोर कर रखा है इंसुलेटेड कंटेनर में। गैस इज सडनली कंप्रेस्ड टू 1/8 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, मतलब गैस का वॉल्यूम सडनली 1/8 टाइम्स कर दिया गया, तो रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनिशियल प्रेशर, भाई पता ही चल रहा है थर्मली इंसुलेटेड भी है, सडन कंप्रेशन भी है, तो ये प्रोसेस कौन सा हुआ, एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस का इक्वेशन लिख दीजिए, P इनिशियल V इनिशियल का पावर गामा इज इक्वल टू P फाइनल V फाइनल का पावर गामा। क्या निकालना है हम लोग को इसमें से, P फाइनल बाई P इनिशियल, तो P फाइनल अपॉन P इनिशियल, इसी इक्वेशन से देख लीजिए, P फाइनल बाई P इनिशियल हो गया V इनिशियल अपॉन V फाइनल का पावर गामा। ठीक है, अब सब तो वैल्यूज दिया ही हुआ है आपको, क्या क्या गिवन है, V इनिशियल बाई V फाइनल, फाइनल वॉल्यूम कितना कर दिया गया है, फाइनल वॉल्यूम कर दिया गया है 1/8 टाइम्स, तो 1/1/8 इज 8, ये हो गया 8, और गामा का वैल्यू 5/3 है, तो भाई 8 का पहले क्यूब रूट ले लीजिए, 2 आएगा, 2 का पावर 5 कर दीजिए, तो 2 का पावर 5 इज 32। कितना इजी क्वेश्चन है ये, तो फर्स्ट ऑप्शन ही आ रहा है, ये ज्यादा आसान सवाल हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा ये भी क्वेश्चन बेटर है। देखिए जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर आराम से कैलकुलेट हो जा रहा है उसको मैं बोल रहा हूं आसान है, मेंस का पेपर है भाई, सारे क्वेश्चन आसान है, लेकिन जिसमें थोड़ा बहुत भी कुछ करना पड़ रहा है उसी को बोल रहा हूं चलो भाई कुछ तो ठीक पूछा जेई ने। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, ये एक स्क्वायर फ्रेम है, इस स्क्वायर फ्रेम में एक जगह से करंट इंटर कर रहा है, दूसरी जगह से करंट सामने से बाहर निकल रहा है, डायग्राम आपके सामने है ही, बस इसमें हो ये रहा है कि पार्ट एबीसी का रेजिस्टेंस आर है, लेकिन पार्ट एडीसी का रेजिस्टेंस डबल है, 2R है, तो भाई करंट हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, फिर ऊपर का रेजिस्टेंस अलग नीचे का अलग, तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हाफ ऑफ नहीं होगा, ठीक है ना, इसीलिए सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं आएगा। तो मान लेते हैं ऊपर की तरफ करंट I1 है, नीचे की तरफ करंट I2 है, I1 I2 करंट मान लीजिए आप ऊपर नीचे, जैसा कि डायग्राम में बना भी हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप सेम करेंगे, ऊपर ABC और नीचे ADC से करंट पास होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम, यानी ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस क्या था R, नीचे का टोटल कितना था 2R, तो देयरफॉर लिखेंगे I1 इंटू R इज इक्वल टू I2 इंटू 2R, और देयरफॉर यहां से आ गया I1 इज इक्वल टू 2I2, पहला इक्वेशन। अब इस जंक्शन पर KCL लगाइए, इस जंक्शन पर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाएंगे, तो ये I ही दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो वी मस्ट राइट I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कैपिटल I, इक्वेशन नंबर 2। पहले क्या करिए कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 I2 निकाल लीजिए, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अगर आपने I1 I2 निकाला तो I1 आ गया 2I/3 और I2 आ गया I/3, I1 I2 कैलकुलेट कर लिया मैंने, ठीक, तो मुझे पता चल गया कि ऊपर से और नीचे से करंट कितना कितना फ्लो होगा। अब मेरा टारगेट है मैग्नेटिक फील्ड निकालना, तो मैं क्या करूंगा, AB का मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा और वही मैग्नेटिक फील्ड BC का भी होगा,
ए बी और बी सी का मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। ठीक, क्यों? क्योंकि ए बी में करंट I1 है, तो देखिए बीसी में भी तो वही करंट I1 ही जा रहा है ना, बीसी में भी करंट I1 है, यही करंट तो आगे जा रहा है, तो जो ए बी का होगा वही बीसी का होगा। तो मैं ए बी का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के डबल कर दूंगा, एबीसी का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। इसी तरह से एडी का मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, उसको डबल करूंगा तो एडीसी, इस पूरे का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा सेंटर पे। फिर देखिए ऊपर वाला एबीसी पार्ट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, नीचे वाला एडीसी पार्ट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तो ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है, तो फिर हम दोनों घटा लेंगे, यही अपनों को करना है। ठीक, तो मैं ऊपर वाले पार्ट के मैग्नेटिक फील्ड को अगर B1 लिख रहा हूं, टोटल का मैग्नेटिक फील्ड B1, तो क्या बोला, ए बी का निकाल के डबल कर लेंगे, तो देखिए पहले 2 टाइम्स कर लिया मैंने। ठीक है, अब ए बी का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, क्या करना होता है बोलिए, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पहला काम ड्रॉप परपेंडिकुलर एंड मेजर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, कितना है आर, ये a/2 साइड का था, तो लिखिए म्यू नॉट I1 कितना है, चलिए बाद में रख लेंगे, म्यू नॉट I1 में बाद में रख दूंगा, अभी मैं लिख दे रहा हूं I1 केवल, ठीक है ना। तो अभी मैंने लिख दिया यहां पर केवल, अभी म्यू नॉट के बाद I1, ये वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, कितना 2I/3, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 4 पाई, डिस्टेंस कितना बताए a/2, देन आगे क्या लिखना होता है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा में अल्फा बीटा क्या होता है, देखिए ये एंगल होता है ऐसे, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, क्लियरली स्क्वायर है तो दोनों 45 है, हेंस हम लोग के पास आ गया साइन 45 प्लस साइन 45। ठीक, तो अब I1 का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो I1 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गया 2√2 म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a, सॉल्व करके देखिए तो ये वैल्यू आ गया। ठीक, इसी तरह से B2 निकाल लीजिए, तो देयरफॉर B2 भी कैसे निकालेंगे, सेम वे में, तो B2 B1 में फर्क क्या, इतना ही देख लो यार, B2 और B1 में क्या फर्क होगा, B1 निकाले हैं तो करंट I1 फ्लो हो रहा है, बाकी सब तो सेम है ना, जैसे ऊपर का केस वैसे नीचे का केस, स्क्वायर है ना, इसलिए तो I1 करंट जा रहा है लेकिन नीचे I2 करंट जा रहा है, I2 क्या है, I1 का आधा है, तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा, तो इसका आधा ही लिख दे रहा हूं डायरेक्ट में, √2, सॉरी इसका हाफ लिख दूंगा तो 2 एलिमिनेट कर दे रहा हूं मैं, ये बस है ना, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लिख दे रहा हूं 2 हटा के √2 म्यू नॉट I अपॉन 3 पाई a, ये इसका मैग्नेटिक फील्ड हो गया B2। फाइनली हम लोग को B क्या लिखना था, B1 माइनस B2, तो घटा लीजिए, इसको घटा लेंगे तो देखिए B2 और B1 में रिलेशन देखिए, B2 हाफ है तो घटाएंगे तो B2 ही बच जाएगा, हेंस पहला ऑप्शन आ रही है। तो ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली बाकियों की तुलना में थोड़ा सा बेटर दिख रहा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे लग रहा सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वायर है जिसको हैंग किया गया है किसी मास के साथ, तो जब हैंग हम लोग किए हैं किसी मास के साथ तो उसमें इलोंगेशन पता है हम लोगों को, वायर का नेचुरल लेंथ भी पता है, हम लोग को पता करना है द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस। ठीक है, जी का वैल्यू क्या मानना है, ये गिवन है, तो सिंपल लगाइए, हुक्स लॉ अप्लाई कर रहा हूं मैं, स्ट्रेस इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया बराबर वाई, स्ट्रेन क्या हो गया, इलोंगेशन डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ। ठीक है ना, हेंस यहां से y का वैल्यू आ गया, y इज इक्वल टू, कैलकुलेट करिए रीअरेंज करके, mgl अपॉन a इंटू एक्स। ठीक है भाई, देखिए m भी दिया है, m इज 50 kg, g पता ही है आपको 3 पाई, लेंथ नेचुरल लेंथ भी दिया हुआ है और इलोंगेशन भी दिया है, सारा वैल्यू रख लीजिए, इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ये।
ओके, ये न्यूक्लियर फिजिक्स का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है भाई, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, जिसको पता वो डायरेक्ट टिक करेगा। क्या क्वेश्चन है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस मास नंबर पर कैसे डिपेंड करता है? अरे भाई इंडिपेंडेंट होता है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप ना। वैसे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं क्या होता है। डेंसिटी मतलब मास बाई वॉल्यूम, ये होता है। मास क्या हो गया? मास नंबर इंटू यू, यही होगा। वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या होता है? आर होता है आर नॉट, आर होता है आर नॉट ए टू द पावर 1/3। ठीक है ना, इसका क्यूब करेंगे, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, खुद ही देखिए ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए के तो इंडिपेंडेंट आ ही गया। ये तो अब सभी लोगों को पता होता है, तो जिसने न्यूक्लियर फिजिक्स पता है, सभी पढ़ा है, उन सभी को पता होता है। देखते ही टिक करने वाला क्वेश्चन है ये तो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है, इसमें कोई डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। क्या हुआ देखिए, वाईडीएसी का सवाल है। वाईडीएसी में क्या हुआ कि दोनों स्लिट्स पर रेड और ग्रीन फिल्टर लगा दिए हैं, तो देयरफॉर लाइट जो क्रॉस करेगी वह रेड और ग्रीन अलग अलग वेवलेंथ की होगी। तो डिफरेंट वेवलेंथ के वेव्स तो कोहेरेंट नहीं होंगे। अगर कोहेरेंट नहीं होंगे तो इंटरफेरेंस होगा ही नहीं, यानी पहला ऑप्शन, इंटरफेरेंस तो होगा ही नहीं। फिर एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ अ वेव फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन। अब इससे आसान सवाल तो क्या आएगा यार, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब। हम लोगों को क्या करना है? एम्पलीट्यूड निकालना है रिजल्टेंट वेव का और फेज निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ यार, एम्पलीट्यूड ए बराबर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, ये होता है। वैल्यू रख दीजिए बस, तो वैल्यू रखिए अंडर रूट A1 स्क्वायर, A1 पहले वेव का एम्पलीट्यूड खोजिए 4 है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस दूसरे वेव का एम्पलीट्यूड क्या है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2A1 A2, तो 2 इंटू 4 इंटू 2 कॉस फाई। देखिए फेज डिफरेंस ये रहा, फेज डिफरेंस कितना है? 2π/3, 2π/3 का कॉस ले लीजिए, तो कॉस 2π/3 कितना होता है? -1/2। ठीक, तो भाई ये 2 और 2 कैंसल हुआ, 20 माइनस 8, 20 माइनस 8 12 हुआ, 12 का रूट 2√3, डायरेक्ट दिख रहा है 2√3। एक ही ऑप्शन ये रहा, बाकी किसी में तो 2√3 भी नहीं लिखे हुए हैं ये। खैर, अगर आप फेज निकालना चाहते हैं तो tan अल्फा लिख दीजिए, क्या होता है? A2 साइन 5 डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 कॉस 5। वैल्यू रख लो भाई, अपने आप ही आ जाएगा। बाकी तो ऑप्शन क्या चेक करूं मैं, फाई अपने आप आई, अल्फा अपने आप आ ही जाएगा। देख लीजिए कितना इजी है ये भी। चलिए इलेक्ट्रोस्टैट्स का सवाल है ये। इलेक्ट्रोस्टैट्स में इस तरह के शेप का, ये पूरा ये शेप है, ये पूरा इस तरह का एक शेप है, इस तरह के शेप का एक कंडक्टर है, मेटालिक डिस्क, एश इरेगुलर मेटालिक डिस्क का शेप है, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो किस पॉइंट पर सिग्मा कैसा होगा ये पूछ रही है। तो वी नो दैट कि इलेक्ट्रोस्टैट्स जब आप पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा आपको कि ऐसे केसेस में जहां पर मेटल पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और मेटल आइसोलेटेड रहे, तो जनरली सिग्मा प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है। आर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट वेयर यू वांट टू कैलकुलेट सिग्मा, जहां पे आप सिग्मा निकालना चाहते हैं वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर कंपेयर कर लो, सबसे छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर 1 पर है, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 पर है कि नहीं? देखिए उसका रेडियस ऑफ कर्वे, अरे समझ में आ रहा है ना, ज्यादा जल्दी टर्न है तो रेडियस छोटा है, इजी टर्न है तो रेडियस बड़ा है। तो जहां पर शार्प टर्न है
वहां पर शार्प टर्न, जल्दी टर्न है तो रेडियस कम है, थोड़ा इजी टर्न है तो रेडियस उसकी तुलना में बड़ा है। यहां पर इजी और इजी टर्न है तो रेडियस यहां और यहां तो सिमेट्री से बराबर है, लेकिन 3 से तो छोटा ही होगा। तो बस इसका इनवर्स आंसर दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए वेव्स का सवाल है। वेव्स में दो स्ट्रिंग हैं, टू स्ट्रिंग्स, दो स्ट्रिंग हैं, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया मटेरियल सेम है, स्ट्रेच्ड बाय सेम अमाउंट ऑफ टेंशन, दोनों में टेंशन भी सेम है, ठीक है। दो स्ट्रिंग्स हैं, दोनों का मटेरियल सेम मतलब डेंसिटी सेम है, दोनों में सेम टेंशन प्रोड्यूस किया गया है। ट्रांसवर्स वेव उनमें प्रोड्यूस किया गया जिनके वेलोसिटीज का रेशियो कुछ निकालना है, v2 बाई v1। v1 वेलोसिटी उसमें है जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r है, v2 वेलोसिटी उसमें जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन r/2 है। चलिए ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी होता क्या है, अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, t टेंशन है और म्यू मास पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। लेकिन यहां तो मटेरियल सेम दिया है तो मैं चाहता हूं म्यू ना लेकर यहां पर डेंसिटी के टर्म्स में इसको लिखा जाए, तो मैं इसको फर्दर लिख दे रहा हूं अंडर रूट ऑफ टी, म्यू का जगह लिख दे रहा हूं डेंसिटी रो इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस मान लिया। अब देखो भाई ये v है ना, ये वेलोसिटी हम लोग लिख रहे थे, तो हम लोग ये वेलोसिटी v के बारे में बात कर रहे हैं, v इक्वल टू रूट ऑफ टी बाई म्यू, ठीक है। t को t रखा, म्यू को रो s इंटू लिख दिया, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब जैसा कि कहा गया है टेंशन सेम है, मटेरियल सेम है, तो t और रो सेम हो गए, हेंस वी कैन राइट v प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट s, है ना। तो देयरफॉर v2 बाई v1 जो आपको निकालना है क्या हो जाएगा, अंडर रूट इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो s1 बाई s2, s क्या होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, s2 का रेडियस दिया r/2 यानी पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर कैंसल, 4 आ गया ऊपर, 4 का रूट 2, तो v2 बाई v1 आ गया 2, थर्ड ऑप्शन। ये भी तो आसान ही है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो लगाना है, बस थोड़ा सा आपको ये नॉलेज होना चाहिए था कि मास पर यूनिट लेंथ कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये भी आपको सभी टीचर ने पढ़ाया होगा, ये भी कोई कठिन बात नहीं है। चलिए एरर का सवाल है, ये और आसान, एक एक्सप्रेशन दिया है जिसमें क्वांटिटी Q को लिखा जा रहा है x टू द पावर -2 मल्टीप्लाइड बाई y टू द पावर 3/2 मल्टीप्लाइड बाई z टू द पावर -2/5। एक्स वाई जेड में एरर्स लिए हुए हैं, फ्रैक्शनल एरर एक्स वाई जेड में दिया है, आपको क्यू में एरर निकालना है, बिल्कुल इजीली हो जाएगा। कैसे, डेल्टा क्यू बाई क्यू दैट इज परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर, कैसे लिखते हैं, पावर मल्टीप्लाइड बाई फ्रैक्शनल एरर, तो 2 इंटू डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस 3/2 इंटू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस 2/5 इंटू डेल्टा जेड बाई जेड, डेल्टा जेड बाई जेड, ठीक। अब तो सब वैल्यूज दिया हुआ है, डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या गिवन है 0.1, 3/2, डेल्टा वाई बाई वाई क्या दिया है 0.2, 2/5, डेल्टा जेड बाई जेड क्या दिया 0.5, तो भाई देखिए ये हो गया 0.2 पहला टर्म, 0.2 दूसरा टर्म, 2 और 2 कैंसल, 0.3 तीसरा टर्म, 0.5 से 5 कैंसल, 0.1 सॉरी 0.2, 0.2 तो 2 और 2 प्लस 3 7.7 है ना, फोर्थ ऑप्शन। ओके, इजी क्वेश्चन है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16, टू मेटल स्फीयर्स ऑफ रेडियस r एंड 3r, दो मेटल स्फीयर हैं, रेडियस उनका अलग अलग है, ठीक है, हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, दोनों पर ऐसे चार्ज किया गया है दोनों स्फीयर्स को कि उनका चार्ज डेंसिटी सेम रहे। इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट एंड सेपरेटेड, दोनों को आपस में कॉन्टेक्ट मिलाकर देन अलग कर दिया गया उनको, तो द सरफेस चार्ज डेंसिटी टू स्मॉलर स्फीयर एंड बिगर स्फीयर सिग्मा 1 सिग्मा 2, फाइनल चार्ज डेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो बताइए दोनों स्फीयर्स को हम लोग कॉन्टेक्ट मिलाएंगे तो चार्ज कब तक फ्लो होगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल ना सेम हो जाए, तो बस पोटेंशियल का हेल्प लेंगे इसमें हम लोग। तो चलिए बताइए मेटल स्फीयर का पोटेंशियल क्या, के क्यू बाई आर, यानी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब देखिए यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम दिया है ना, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग इसको सिग्मा में चेंज कर लें, तो आर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं मैं, तो क्यू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, चलिए एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा अलग लिख लिया मैंने, ठीक है ना, 4 पाई आर था, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया होता है, चार्ज अपॉन एरिया ही तो सिग्मा होता है, तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं सिग्मा आर बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया। आपको पता है कि फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाना है, तो V1 इज इक्वल टू V2 हो जाना है, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तो क्या लिखेंगे आप, सिग्मा 1 इंटू R1, R1 कितना है R, बराबर सिग्मा 2 इंटू R2, R2 कितना दिया है 3R, ठीक है। तो यहीं से डायरेक्ट आ गया सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू 3, है ना। तो ये क्वेश्चन भी तो आसान ही माना जाना चाहिए, इजी लग रहा है तो चलिए गॉस लॉ का सवाल लग रहा है, फ्लक्स पूछा गया ना, गॉस लॉ का सवाल लग रहा है। इसमें इनफाइनाइट वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया है, गॉसियन सरफेस क्यूबिकल है जिसका लेंथ दिया है, इफ वायर इज passes through any two corners of cube that are maximally displaced from each other, भाई maximally displaced corners मतलब डायगोनल वाले कॉर्नर्स, डायगोनल वाले कॉर्नर सबसे दूर होंगे, तो डायगोनल वाले कॉर्नर्स के लॉन्ग ये वायर रखा गया है। तो पूछा गया फ्लक्स कितना, गॉस लगाइए डायरेक्ट, फाई बराबर क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज्ड क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट वायर क्यूब के अंदर रखा हुआ है, तो कितना चार्ज इनक्लोज है, लैम्डा इंटू लेंथ, और लेंथ क्या हो जाएगा साइड साइड लेंथ आपको पता है, साइड लेंथ तो दिया ही हुआ है ना, तो जब साइड लेंथ दिया है तो डायगोनल का लेंथ आपको यहां लिखना था ना, मैंने कहा ना कि क्या दिया है मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड कॉर्नर्स, तो मैक्सिमली डिस्प्लेस्ड कॉर्नर कौन से होंगे, डायगोनल वाले, ठीक है ना। तो डायगोनल कितना होता है √3 टाइम्स साइड लेंथ, साइड लेंथ चलिए ए मान लेता हूं बाई एप्सिलॉन नॉट, तो सबका वैल्यू पता है लिख दीजिए, आपको लैम्डा गिवन ही है √3, हमने डायगोनल के लिए लिखा है ए, यहां पर गिवन है √3 सेंटीमीटर, 1/4 पे एप्सिलॉन ये मानना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ गए हम लोग। टू बॉल्स से मास इनिशियल वेलोसिटी, दो बॉल्स का मास सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, आर प्रोजेक्टेड एट डिफरेंट एंगल्स, ठीक है, अलग अलग एंगल पर फेंका गया, in such a way that maximum height of first ball is 8 times higher than that of second ball, पहले बॉल का मैक्सिमम हाइट अटेंड दूसरे बॉल के मैक्सिमम हाइट अटेंड का 8 टाइम्स है, ठीक है। तो T1/T2 हम लोग को निकालना है, टाइम पीरियड्स का रेशियो। तो आपको बस इसमें इतना क्लियर करना है कि व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट, है कि नहीं। तो चलिए T बराबर क्या होता है 2u sin थीटा बाई जी, जबकि मैक्सिमम हाइट होता है u²
साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशन से क्या करिए, u साइन थीटा एलिमिनेट कर दीजिए इन दोनों इक्वेशन से, तो h का वैल्यू आ गया, देखिए मैंने कहा 1/2g ऐसे ही छोड़ दीजिए, h में 1/2g छोड़ दीजिए, u साइन थीटा एलिमिनेट कर दीजिए, तो u साइन थीटा क्या है, gt/2, तो ये हो गया g स्क्वायर t स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, यानी h का वैल्यू आ गया 1/8 g t स्क्वायर। तो क्लियर दिख रहा है कि t प्रोपोर्शनल टू रूट h, है ना, t प्रोपोर्शनल टू रूट h के प्रोपोर्शनल। ठीक, तो देयरफॉर हाइट का रेशियो क्या दिया, 8, है ना, तो t प्रोपोर्शनल टू रूट h हो गया। यहां पर हाइट पहले बॉल का कितना है, 8 टाइम्स है ना, तो रूट h ले लीजिए। ठीक है, तो रूट 8 टू रूट 2:1 पहला ऑप्शन आ गया। तो बस आपको इस फॉर्मूले के बारे में ध्यान रखना था, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, 2 लाइन में तो वो भी आ गया ना। तो कैसे क्वेश्चन कठिन है, आसान ही माना जाएगा भाई। चलिए 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 is placed in contact with concave lens of focal length 20, दो लेंसेस कांटेक्ट में रखे हुए हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, तो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। ये भी आसान ही होगा ना, क्यों भाई, दो लेंसेस डायरेक्ट उनका फोकल लेंथ दिया है, दोनों को कांटेक्ट में रखा गया, तो सबसे पहले कांटेक्ट इन लेंसेस का फॉर्मूला लिखिए, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, यानी 1/f का वैल्यू आ गया 1/30 प्लस 1/-20, हेंस 1/f कैलकुलेट करिए, और 1/f का वैल्यू कितना आ गया, -1/60। ये इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ सिस्टम हो गया, है ना, सिंपल है। अब लेंस फॉर्मूला लगाइए, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो 1/v में फी तो निकालना है, 1/u में u गिवन है -20। ठीक है ना, देखिए 20 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द सिस्टम, तो u कितना हुआ -20, और फोकल लेंथ आप निकाल चुके हैं इफेक्टिव -1/60, आपको केवल v निकालना है, v निकाल लीजिए, v इक्वल टू आ गया -15 सेंटीमीटर, यानी पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, ओके चलिए डायोड का सवाल है। अब इस सवाल, ये डायोड के सवाल तो ओरली हो जाते हैं, इसमें तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत भी नहीं होती है ना। देखिए कैसे, आउटपुट वोल्टेज, यहां का वोल्टेज क्या होगा ये पूछा जा रहा है, तो यहां का वोल्टेज जज करने के लिए देखिए क्या हो रहा है, यहां पर 5 वोल्ट लगाया आपने, यहां पर देखिए, यहां पर D2 के बारे में सोचिए, D2 के बारे में, तो D2 के बारे में सोचिए, D2 क्लियरली देखिए 5 वोल्ट, देयरफॉर D2 क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, तो क्योंकि D2 फॉरवर्ड बायस्ड है तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं, तो जो पोटेंशियल होगा वो यहां पर रिफ्लेक्ट करेगा, एंड देयरफॉर पोटेंशियल जीरो, तो यहां पर जीरो रिफ्लेक्ट करेगा, हेंस पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा लेंथ एल इज मेंट टू फॉर्म अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी डायमीटर। अरे यार, रिंग का डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, यही तो होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का डायमीटर के अबाउट, वो उसके एक्सिस के अबाउट नहीं, जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है उसके अबाउट तो एम आर स्क्वायर होता है ना, ये डायमीटर के अबाउट है, इसलिए एम आर स्क्वायर बाई 2। एम क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू लेंथ, लेंथ कैसे आएगा, दिया हुआ एल, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ, ये हो गया मास। रेडियस कैसे आएगा, क्या लेंथ है एल, और इससे क्या बनाए आप रिंग, कितने रेडियस का, आर माने आप रेडियस, तो एल इक्वल टू 2πr। ठीक है, तो आर का वैल्यू क्या आ गया, एल बाई 2π, एल बाई 2π का होल स्क्वायर, ये क्या दिया, एम आर स्क्वायर बाई 2, यही आंसर है भाई,
लैम्डा एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर 4 8 पाई स्क्वायर। पहला ही ऑप्शन आ रहा, इजी, बहुत ज्यादा इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क है जिसका मास 1 है, डायमीटर के अबाउट रोटेट कर रहा है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दिया है, ध्यान रखिएगा आरपीएम में दिया हुआ है, आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, है ना, 2 पाई बाई 60 से मल्टीप्लाई करके टॉर्क लगाया गया इतना 40 सेकेंड के लिए, तो उसका स्पीड, नया स्पीड आ गया 2100 आरपीएम। डायमीटर ऑफ द डिस्क पूछा गया है, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा यूज करिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, तो इससे क्या होगा भाई, टॉर्क दिया है, अल्फा निकालेंगे डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, आई पता चल जाएगा। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग को पता है, उसका वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो हम लोग लिखेंगे टॉर्क कितना दिया है, 25 पाई, गिवन है ना ये टॉर्क 25 पाई। आई निकालना चाहते हैं, अल्फा क्या लिखेंगे, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, डेल्टा ओमेगा 2100 माइनस 1800 300, बट याद रखिएगा ये आरपीएम में है, तो इसको 2 पाई बाई 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड में आ गया डेल्टा ओमेगा, डेल्टा ओमेगा आ गया ना अपॉन डेल्टा टी, तो दिया हुआ है 40 सेकेंड के लिए, ये देखिए ये दिया है 40 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो यहां से हम लोग को आई पता करना है, देखिए चलिए आई कितना आ गया, देखिए भाई ये 2 0 से 2 0 तो ऐसे ही कैंसिल दिख रहा है मुझे, ये 2 इंटू 3 6 कैंसिल दिख रहा है, ये 4 पाई से पाई कैंसिल दिख रहा है, आई आ गया 100 ऐसा यूनिट्स आ गया आई, है ना, आई का वैल्यू आ गया 100 ऐसा यूनिट्स। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप पता कर चुके हैं, एक्सिस क्या है, डायमीटर वाला, डायमीटर वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्क का mr स्क्वायर बाई 4, कितना पता कर लिया आपने, आई का वैल्यू लिख दिया 100, मास कितना है 1, आर स्क्वायर बाई 4 इज 100, आर स्क्वायर आ गया 400, आर इक्वल टू आ गया 20 मीटर, देयरफॉर डायमीटर 2r 40 मीटर, ठीक है ना, ये रहा 40 मीटर, 40 आंसर, तो ये सवाल भी ठीक ठाक माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अ सैंपल ऑफ लिक्विड केप्ट एट 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, लिक्विड है, उसका इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, इट इज कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग या टू 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो फाइनल प्रेशर भी दिया है, इनिशियल प्रेशर भी दिया है, फाइनल प्रेशर भी दिया है, जिससे क्या हुआ, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, कितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ वह भी गिवन है, बल्क मॉडुलस ऑफ लिक्विड ये भी गिवन है, इनिशियल वॉल्यूम, अरे भाई डायरेक्ट लगाइए फॉर्मूला तुरंत आंसर आएगा, ठीक है ना। बल्क मॉडुलस के लिए फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस बी डेल्टा वी बाई वी, ठीक है, हम लोग को यहां से v निकालना है, तो v का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस बी इंटू डेल्टा v बाई डेल्टा पी, बाई वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना है, वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लीजिए, सारा डेटा दिया हुआ है, वैल्यू रख के कैलकुलेट करने से आंसर इज 4। नेक्स्ट है, बहुत लेंथी क्वेश्चन लिखा हुआ है यार, अ क्यूब हैविंग साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर विथ अननोन मास, ठीक है, एंड 200 ग्राम मास वेयर हैंग एट 2 एंड्स ऑफ ए यूनिफॉर्म रिजिड रॉड ऑफ लेंथ, ठीक है, एक रॉड बनाते हैं, ये एक रॉड बना लिया,
इस रॉड के एक तरफ क्यूब को हैंग किया गया ना, इस रॉड के एक तरफ एक क्यूब को हैंग किया गया है। तो यहां पर मैंने एक क्यूब बना लिया है, ठीक है। इसका साइड लेंथ पता है हम लोगों को। दूसरी ओर का मास 200 ग्राम्स है, तो ठीक है, यहां पर m मास है, m का वैल्यू 200 ग्राम है। इस रॉड का लेंथ 27 सेंटीमीटर है। रॉड इज द रॉड along with mass was placed on a wedge keeping the distance between wedge point and 200 ग्राम 25 सेंटीमीटर। मतलब कुल मिला के ऐसे सोचिए कि इस रॉड को यहां पर एक सपोर्ट पर रखा गया है, इधर का यह डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो भाई टोटल लेंथ कितना था 27, अगर इधर 25 हुआ तो इधर हो गया 2 सेंटीमीटर, है कि नहीं। ओके, इनिशियली द मासेस वेयर नॉट बैलेंस्ड, मतलब ये सिस्टम इक्विलिब्रियम पर भी नहीं है, ठीक है। अ बीकर इज प्लेस्ड बीनीथ द अननोन मास एंड वाटर इज एडेड टू इट, मतलब हम लोग यहां पर एक बीकर रख रहे हैं और इसमें पानी भर रहे हैं, ऐसे इसे पानी भर रहे हैं इस तरह से। ओके, एट ए गिवन पॉइंट मासेस वेयर बैलेंस्ड, मतलब सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ अननोन मास, मतलब क्यूब का हाफ वॉल्यूम वॉज इनसाइड वाटर, तो क्यूब का आधा वॉल्यूम इस पानी के अंदर आ गया है, ठीक है। तो मास अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है, अननोन मास, तो इसका मास हम लोग को बताना है कितना होगा। चलिए इसका मास में कैपिटल एम मान लेता हूं, कैपिटल एम हम लोग को फाइंड आउट करना है कि नहीं। चलिए एफवीडी बनाते हैं। तो एफवीडी में इधर क्या लगेगा, नेट फोर्स, मैं बात कर रहा हूं नेट फोर्स की। इधर नेट फोर्स लगा mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी को भी मान लेता हूं, है ना। जबकि इधर क्या लगा, इधर तो सिंपल वेट है, कितना मास है 0.2 kg और इंटू जी, ये हो गया। अब टॉर्क बैलेंस करना चाहिए हम लोग को, ठीक है। तो मैं टॉर्क बैलेंस करने के लिए लिख रहा हूं 0.2 जी इंटू 25 बराबर mg माइनस फोर्स ऑफ बॉयंसी इंटू 2। ये मत सोचिएगा कि सेंटीमीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं किया मैंने, भाई इधर भी सेंटीमीटर में इधर भी सेंटीमीटर में है, दोनों साइड लिखूंगा, कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल आउट जाएगा, तो छोड़िए उसको। एनीवे 0.2 जी मतलब 2, ठीक है ना। तो 2 और 2 कैंसल, आई थिंक mg माइनस बी आ गया 25, तो mg का वैल्यू आ गया 25 प्लस बी, ओके। तो 25 और फोर्स ऑफ बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड इंटू जी। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पानी है, इसलिए 10 टू द पावर 3 वॉल्यूम इनसाइड बाई क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब एज लेंथ है, एज का क्यूब यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, उसका आधा वॉल्यूम अंदर है, ठीक है ना, हाफ वॉल्यूम तो उसके अंदर है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में बदल लीजिए, आधा कर लीजिए और इंटू जी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, ठीक है। ओके, तो ये हो गया 25 और 5 30, mg इक्वल टू आ गया 30, mg इक्वल टू 30 आ गया, m बराबर देयरफॉर 3 kg, है ना। तो ये सवाल थोड़ा ठीक है, बढ़िया सवाल माना जाएगा ये। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रॉन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट नियर इनफाइनाइट शीट जिसका चार्ज डेंसिटी दिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है। चलिए डी ब्रॉगली वेवलेंथ
पहले तो निकाला जाए, रेट ऑफ चेंज बाद में देखेंगे। तो भाई सबसे पहले तो मैं काइनेमेटिक्स लगाऊंगा, v बराबर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, तो u जीरो है, एक्सलरेशन इनटू टाइम, है ना, v बराबर 80, u जीरो एस। अब एक्सलरेशन कहां से आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से आएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स कहां से आएगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन पर तो होता ही है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट सीट का सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स बाई मास, ये हो गया एक्सलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, अब इसमें केवल टाइम ही वेरिएबल है, देख सकते हैं आप, तो क्लियर देखते हैं, v प्रोपोर्शनल टू t, पहला इक्वेशन ये। ओके, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर h बाई पी होता है, p क्या होता है, mv, है ना। तो चलिए काम करते हैं, इसको मान लेता हूं v इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू टाइम, है ना, ऐसे मान लेता हूं मैं। तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन m इंटू वही वाला ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कुछ कांस्टेंट इनटू टाइम, तो साफ ही देख पा रहे हैं आप, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी आ गया, है ना। तो भाई इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डी लैम्डा बाई डी टी विल प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है ना, 1 बाई टी का डिफरेंशिएशन यही तो होगा, माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, एंड देयरफॉर डी लैम्डा बाई डी टी 1 बाई टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया। तो क्वेश्चन क्या था, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल nth पावर के, तो n का वैल्यू यही तो है, फिर दिस इज n यानी 2, ठीक है ना। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए, इसमें लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसका एरिया भी गिवन है, सेपरेशन भी गिवन है, इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, जैसा कि डायग्राम में दिखा हुआ है। ओके, अनदर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 7.5 पिकोफैराड इज कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब इस सिस्टम के साथ ऐसे, इस सिस्टम के साथ इस तरह से पैरेलल में एक और कैपेसिटर लगा दिया गया है भाई, तो पूछा गया कि इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो भाई इस पूरे सिस्टम का कैपेसिटेंस C1 मान लो, या C2 है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो C2 तो डायरेक्ट दिया हुआ है, कैलकुलेट केवल C1 करना है आपको, है कि नहीं, तो कैलकुलेशन में केवल C1 पे दिमाग लगाइए, C2 तो डायरेक्ट गिवन है ना। ओके, ये भी तो क्लास में पढ़ाया गया होगा आपको। भाई C1 लिखेंगे क्या, ये कैपेसिटर, एक ये कैपेसिटर बन रहा है K इक्वल टू 5 के लिए, और एक कैपेसिटर बन रहा है K इक्वल टू 3 के लिए, ठीक है ना। तो C1 लिखेंगे आप एप्सिलॉन नॉट A अपॉन सेपरेशन कितना रह गया, D बाई 2, है ना, D बाई 2, और डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है इसका, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक का 5 एक का 3, तो यहां लिख दिया 5 प्लस दूसरे का डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 3, तो यहां लिख दिया 3, ठीक है ना। अब इसमें एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता ही है आपको, एरिया गिवन ही है, डी का वैल्यू 1.77 गिवन ही है, ठीक है ना। सारे वैल्यूज रख दीजिए और कैलकुलेट करिए, ये आ गया कैलकुलेशन के बाद 7.5 पिको फेराड, 7.5 पिको फेराड ये आ गया, है ना। तो 7.5 पिको फेराड ये C1 आ गया, और C2 ये भी 7.5 दिया है, देयरफॉर C इक्विवेलेंट या C इफेक्टिव जो पूछा गया है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो C इफेक्टिव C1 प्लस C2
यानी 7.5 प्लस 7.5 इज 15 पिको फेराड। तो देयरफॉर आंसर आ गया 15। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक ही माना जाएगा। ओवरऑल देखिए 25 क्वेश्चन में 2 4 5 क्वेश्चन थे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आप बोल सकते हैं, अदरवाइज बहुत से क्वेश्चन तो डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला पर हो रहे हैं। तो जेई का मेंस का पेपर ये वाला ठीक ठाक ही माना जाएगा, एवरेज पेपर माना जाएगा, कठिन तो कहीं से भी नहीं माना जाएगा, एवव एवरेज भी नहीं कह सकते हैं आप इसे, ये तो एवरेज ही माना जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे एडवांस के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।